नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में और मैं हूं कुमार संभव। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और अब खबरें विस्तार से। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चुनावी तापमान भी बढ़ने लगा है। नेताओं में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसके साथ नेता अमर्यादित बयान देने से पीछे नहीं हट रहे। ताज़ा मामला आजमगढ़ का है, जहाँ एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि आजमगढ़ आतंकियों का गढ़ है। अमित शाह का कहना है कि गुजरात में जब बम धमाका हुआ था तो उसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था और वह रहने वाले भी आजमगढ़ के थे और उन आतंकवादियों को छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है। तो वहीं मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि आजमगढ़ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को देखकर मुझे लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव को अब चिंता करने की जरूरत है। ये टोली ने 12 बार बम विस्फोट किए थे गुजरात, देश भर में 12 बार। इस संगठन का नाम था इंडियन मुजाहिदीन। पुलिस पीछे पड़ गई, पीछे पड़ते 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 सब ढूंढ ढांड कर जिन्होंने बम धमाके करे थे सबको धर दबोचा। आपको मालूम है कहां से लोग गए थे? आजमगढ़ से गए थे। वहां जाकर देश भर में बम धमाके। आजमगढ़ जिले के एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान में बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार चल रही है। सरकार के मुखिया अखिलेश यादव के दिल और दिमाग में हमारे संत गुरुओं और महापुरुषों के प्रति अपने बात से भी ज़्यादा नफरत भरा हुआ है। इस तरह की घटिया सोच रखने वाले मुख्यमंत्री को तो मैं अपना छोटा भाई कहने से भी तौहीन समझूंगी। तो वहीं मुलायम सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि इस किस्म की घटिया सोच रखने वाले यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं अपना छोटा भाई कहना भी अपनी तौहीन व अपमान ही समझूंगी। इनको उत्तर प्रदेश का लंबा मुख्यमंत्री भी कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। आज ये दोनों लोग खेत व खलिहान में उनकी गाय भैंसे आदि ही चराते हुए आपको नजर आते। उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की घूटबाजी उस समय उजागर हो गई जब प्रदेश के प्रभारी अमित शाह की जनसभा के स्थान को लेकर बीजेपी नेता एक दूसरे के ऊपर नारेबाजी करने लगे। और तो और जब लोकसभा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर से पूछा गया तो नेताजी का कहना था कि इस आयोजन के बारे में मुझे पता नहीं है। इन लोगों ने ही चयन किया, मुझे पता नहीं था। सारे कार्यक्रम इन लोगों के पास आता। अपने बेटे और सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी वरुण गांधी के लिए प्रचार करने पहुंची पार्टी की कद्दावर नेता मेनका गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है सुल्तानपुर के लोगों ने मेरे बेटे वरुण गांधी को अपना लिया है और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अपने पिता की कर्मभूमि पर वापस लौट आए मेरा बेटा। साथ ही साथ प्रियंका गांधी के बयान पर मेनका गांधी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, देश की जनता फैसला करेगी। आपको बता दें कि अहमद हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मेनका गांधी वरुण गांधी के अस्थायी आवास पर पहुंची। पूरे रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेनका गांधी का फूल मालाओं से स्वागत किया। मैं बहुत खुश हूँ कि सुल्तानपुर के लोगों ने उन्हें अपना लिया है। ये उनके पिता की कर्मभूमि थी और मैं खुश हूँ कि बेटा वापस आया। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 16 मई को चुनाव के बाद मतगणना के बाद लोकसभा चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेगा और तीसरी बार यूपीए की सरकार केंद्र में बनेगी। उन्होंने कहा कि इस बार बड़ी तादाद में युवा वर्ग ने चुनाव में वोटिंग किया है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत माना जाएगा। पायलट का कहना है कि कांग्रेस में बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी। और साथ ही साथ सचिन पायलट ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ भी कर ले नरेंद्र मोदी और बीजेपी, लेकिन उनका मिशन सफल नहीं होने वाला है। बीच में रखा अब तक जो 3 चरणों का मतदान हुआ है, मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है और ये एक अच्छा संकेत है हमारे प्रजातंत्र के लिए। नौजवानों में बड़ा उत्साह है चुनाव प्रचार का और चुनाव में भाग लेने का। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होगा
और राजस्थान में विशेष रूप से हमें उम्मीद है कि जितने सांसद पहले चुनकर गए थे कम से कम उतनी सीटों पर हम जीतेंगे और देश भर में दोबारा यूपी की सरकार बनेगी। जो प्रचार बीजेपी करती थी मिशन 25 का, वो कभी कामयाबी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने डीडी पर मोदी साक्षात्कार को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की सफाई पर पलटवार करते हुए कहा कि सूचना प्रसारण मंत्री को अब यह समझ लेना चाहिए कि वो दिन गए जब खलील साहब फाख्ता उड़ाया करते थे। बीजेपी नेता का कहना है कि आज दूरदर्शन की मोनोपोली नहीं है, अब ऐसा युग नहीं है कि सेंसरशिप के माध्यम से लोगों को सारी चीज़ें दिखाई जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि मनीष तिवारी जी को या हमारे सूचना प्रसारण मंत्री जी को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वो दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। आज दूरदर्शन की मोनोपोली नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि आज वो युग भी नहीं है कि आप कोई भी सेंसरशिप के माध्यम से आप जो है वो लोगों को चीज़ें दिखाइए। आप जितना उसको सेंसर करेंगे उतना आप एक्सपोज होंगे। जहाँ तक दूरदर्शन का या प्रसार भारती का सवाल है, प्रसार भारती एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है मनीष तिवारी जी या सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नहीं बनाया है, ये पार्लियामेंट ने। एनसीपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से कथित तौर पर जुड़े जासूसी कांड के मामले को लेकर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी महिला के निजी जीवन में किसी को हस्तक्षेप करने का या जासूसी करवाने के लिए पुलिस को लगाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अगर सरकार 5-6 महीने पहले इसकी जांच कमेटी का गठन करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब समय गुजर चुका है। 10-12 दिन में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और ऐसे समय में यह निर्णय ठीक नहीं है। गौरतलब है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से कथित तौर पर जुड़े जासूसी कांड के मामले को लेकर सरकार ने 16 मई से पहले न्यायाधीश के नामों का ऐलान करने को कहा था। या महिला के निजी जीवन में किसी को भी हस्तक्षेप करने का या उसके पीछे किसी को पुलिस को लगाने का अधिकार नहीं है। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी अगर ये 5 महीने 6 महीने पहले बिठाई गई होती तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं थी। इस मामले में कोई हमारे और राहुल जी या किसी भी कांग्रेस के नेता के वक्तव्य में अंतर नहीं है। असम में हुई जाति हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बताया कि असम में जितनी भी उग्रवादी हिंसा हुई है और जितनी भी हिंसा घटनाएं हो रही है, इन सब के लिए एनडीएफबी के लोग जिम्मेदार हैं और इन सब के लिए सरकार की तरफ से हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव के समय में हमारे पास सेना बल की कमी होती है, लेकिन वह हर संभव प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि असम की इस हिंसा में रिपोर्ट के अनुसार अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और पुलिस ने अभी तक 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भी आज जितना घटना हो रहा है वही कर रहा है और हम लोग भी जितना जरूरत है मेजर ले रहे हैं। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में शनिवार को देर रात को एक झुग्गी बस्ती में भयंकर आग लग गई, जिसमें 100 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग लगने की इस घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जिस समय आग की घटना हुई उस वक्त लोग अपनी झुग्गियों में सोए हुए थे। वहीं रास्ता खराब होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आधे घंटे की देरी से पहुंची। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती की बड़ी बात है इन गरीब लोगों की कि 100 झुग्गियों के आसपास बिल्कुल राख हो गई हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई जान का या कोई घायल होने का कोई अंदेशा नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के थार में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। घटना भलगावड़ी की है, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 11 लोग घायल हो गए, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर चक्का जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद था, न ही कोई पुलिस, जिसकी वजह से घायलों की मौत हो गई। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए इंदौर भेजा जा रहा है और मारे गए लोगों को सहायता राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना इंदौर के पास मार्केट में स्थित गोविंद कंस्ट्रक्शन की है, जहां अचानक आग लग गई, जिसको बुझाने के लिए आसपास के लोगों ने कोशिश की, लेकिन आग को बढ़ता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मीडिया से बातचीत में दमकल अधिकारी एसबी शर्मा ने बताया कि मकान में रह रहे बुजुर्ग दंपति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और घटना में किसी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।